नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे शो हेलो डॉक्टर में। और जो आज का हमारा शो है वो कोरोना पर विशेष शो है, जिस पर आज हमें चर्चा करेंगे। हमारे साथ दो विशेषज्ञ हैं। आज हम चर्चा करेंगे वन औषधियाँ एवं आयुर्वेद चिकित्सा कोरोना के लिए कितनी ज़्यादा लाभदायक है। हमारे साथ है डॉक्टर शिरीष चंद्र अग्रवाल जी, भारतीय वन सेवा से सेवानिवृत्त हैं। ये प्रधान मुख्य वन संरक्षण है, छत्तीसगढ़ स्टेट मेडिसिनल बोर्ड के सीवीओ हैं ये। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। और साथ ही हमारे साथ है डॉक्टर हरिंद्र मोहन शुक्ला जी, एमडी पीएचडी है, पंचकर्म विशेषज्ञ हैं ये, शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय रायपुर के। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। धन्यवाद। बिल्कुल, तो कोरोना से संबंधित अभी हम सिर्फ और सिर्फ सुरक्षा पे ही डिपेंड है, बचाव ही इसका सबसे बड़ा इलाज है। लेकिन आयुर्वेद और वन औषधि द्वारा इससे कैसे बचाव किया जा सकता है, इस पर आज चर्चा होगी। तो सबसे पहले हरिंद्र सर से मेरा सवाल है कि सर कोरोना क्या है? एक्चुअल कोरोना बहुत सारे वायरस का समूह है ये, और इन वायरस के समूह में से कोविड-19 भी एक उसका एक हिस्सा है जी। और मैं प्रियल जी आपके माध्यम से दूरदर्शन के सभी दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि ये जो समूह में जितने कोरोना वायरसेस हैं उसमें ये सबसे अधिकांश जो कोरोना वायरस जो है उसके समूह में वो घातक नहीं है जी। इसीलिए मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि कोरोना से किसी प्रकार के डरने की ज़रूरत नहीं है जी। डर के आगे ही जीत है। जी जी, तो जैसा कि कोरोना बहुत जल्दी फैलता है लेकिन हमें डरने की भी ज़रूरत नहीं है। सर मैंने सुना है कि अगर हम बहुत ज़्यादा डरते हैं तो जो हमारा मेंटल स्टेटस होता है वो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी पर खासा फ़र्क डालता है, तो कितना सच है ये? बिल्कुल सही कहा कि जब पूरा शरीर हमारा स्वस्थ रहता है, हम सब शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहते हैं जी। और अपने आयुर्वेद में जो दिनचर्या और ऋतुचर्या बताई गई है उनका पालन करते हैं, तो स्वाभाविक रूप से हमारी रोग प्रतिरोधक प्रणाली बढ़ते जाती है। और अभी इस कोरोना संक्रमण के काल में हमारे लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है कि हम अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता, जिसको हम इम्यूनिटी कहते हैं, इम्यूनिटी को हम अपने उच्चतर स्तर पर लेकर जाएं, जिससे हम कोरोना वायरस के संक्रमण से संक्रमित होने से ही बच सके। तो सबसे पहला हमारा उपाय है कि हम अपने इम्यूनिटी को बनाए रखें, और उसके लिए बहुत सारे उपाय हैं जो सामान्य लोग जानते भी हैं। जी जी, तो आयुर्वेद चिकित्सा के बारे में बात करेंगे। अब हम वन औषधि की तरफ चलते हैं, डॉक्टर शिरीष सर के पास, जो वन औषधियों के बारे में बताएंगे। सर जो हमारा छत्तीसगढ़ स्टेट है वो वन औषधियों का एक बहुत बड़ा खजाना माना जाता है। लगभग 44% हिस्सा जो है यह वन औषधियों से घिरा हुआ है। तो जो हमारे संरक्षक है, जिन्हें कहा जाता है परंपरागत स्वास्थ्य रक्षक, इनका कितना योगदान है ऐसे बीमारियों को दूर करने में और हमारे स्वास्थ्य रक्षा में? बिल्कुल सही कहा आपने प्रियल जी। छत्तीसगढ़ राज्य भारतवर्ष के उन महत्वपूर्ण राज्यों में से है जहाँ पे वन का क्षेत्रफल बहुत अधिक है। जी। लगभग 44% भूभाग वनों से आच्छादित है, और इन वनों में असंख्य ऐसी वनस्पतियाँ हैं जिनके बहुत ही महत्वपूर्ण औषधीय गुण हैं। एक सर्वेक्षण के दौरान हमने ये आकलन किया है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में लगभग 1500 ऐसी वनस्पतियां पाई जाती हैं जो कि मुख्यतः वनों में या वनेतर क्षेत्रों में हैं, और जिनके औषधीय महत्व जो है वो सब अभिलेखित हैं, और उनका उपयोग लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में, वनवासी क्षेत्रों में लोग करते रहे हैं। प्रत्येक गांव-गांव में, जंगलों में बहुत सारे हमारे ऐसे बुज़ुर्ग जानकार लोग हैं जो कि जन्म जन्मांतर से, पीढ़ियों से इन वनस्पतियों के औषधीय महत्वों का उपयोग करते हुए आसपास के क्षेत्रों में दूर दराज से आए हुए लोगों को, रोगियों को भी वनस्पति आधारित स्वास्थ्य रक्षा, स्वास्थ्य चिकित्सा उपलब्ध कराते हैं। और ऐसे ज्ञानी लोगों को हम परंपरागत वैद्य या परंपरागत स्वास्थ्य रक्षक कहते हैं। जी। अभी विगत दिनों में राष्ट्रीय स्तर पर भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इन परंपरागत वैद्यों की, इनके ज्ञान की और इनके महत्व की भूरी भूरी प्रशंसा की, और किसी भी प्रकार के रोग को प्रतिरोध करने में या रोग को दूर करने में इन परंपरागत वैद्यों के ज्ञान को उपयोग करने के लिए बहुत जोर दिया है, सलाह दी है।
जी, तो हम सर से बहुत सारी जड़ी बूटियों के बारे में भी जानेंगे। डॉक्टर हरींद्र सर, आपसे मेरा सवाल है कि कोरोना के लक्षण क्या-क्या है और इसका फैलाव कैसे हो सकता है? सर, इसका जवाब हम जानेंगे, लेकिन हमारे साथ अभी एक कॉलर जुड़ चुके हैं। हेलो, कौन बात कर रहे हैं? कहाँ से बोल रहे हैं आप? जी नमस्कार मैम। नमस्कार, कौन बात कर रहे हैं? गोविंद मानेश्वर बोल रहा हूँ मैम, ग्राम कन्या दमोह, जिला बालाघाट। जी गोविंद जी, तो क्या जानना चाहेंगे आप डॉक्टर साहब से? जी, हमको ये जानना है मैम कि जैसे कोरोना का इलाज आयुर्वेद में क्या पूर्णतः संभव है, और इसके लिए जैसे इलाज कराएंगे तो कहाँ से इसके लिए संपर्क कर सकते हैं आयुर्वेद में? जी, इलाज संभव और कहाँ संपर्क करना है, नहीं ये जानना चाहते हैं डॉक्टर साहब। देखिए, आयुर्वेद का जहाँ तक प्रश्न, आप बालाघाट से बोल रहे हैं गोविंद जी, मैं आपको बताऊं कि आपके आसपास में ही आयुर्वेद की औषधालय मौजूद है। आप वहाँ जाकर आयुर्वेद चिकित्सक से संपर्क करिए, और वो आपको आपने जो पहला प्रश्न ये किया कि क्या उसका इलाज संभव है, तो आप जैसा जानते हैं कि अभी कोरोना का कोई इलाज नहीं है। हमारे पास ऐसी कोई औषधि नहीं है जो कोरोना वायरस को किल करता है, उसको मारता है, या ऐसा कोई हमारे पास वैक्सीन नहीं है। ये आधुनिक चिकित्सा विज्ञान की तरफ से मैं कह रहा हूँ कि ऐसा कोई वैक्सीन भी अभी ईजाद नहीं हुआ है जिसको हम लगाकर कोरोना के संक्रमण से बच सकें। लेकिन पहले, जैसे मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में कहा कि हमको किसी भी प्रकार के संक्रमण से, किसी भी प्रकार के वायरस से, किसी भी प्रकार के श्वसन संस्थान को प्रभावित करने वाले जो बीमारियां होती हैं, और अन्य जितनी भी बीमारियां होती हैं जो हमारे शरीर में आक्रमण करते हैं, उन सब से बचने के लिए हमको प्रकृति ने रोग प्रतिरोधक प्रणाली को दिया है, तो जिसको हम इम्यूनिटी कहते हैं। हम इम्यूनिटी को अपने बनाए रखने के लिए बहुत सारे उपाय आयुर्वेद में हैं, जिसके प्रयोग करने से हम कोरोना के साथ साथ अन्य जो फ्लू है उनसे हम बचाव अपना कर सकते हैं। तो इसके लिए आप अपने निकटस्थ आयुर्वेद औषधालय में संपर्क करके आयुर्वेद चिकित्सक से सलाह ले सकते हैं। बिल्कुल, तो जैसा कि गोविंद जी को अपने सवाल का जवाब मिल ही गया होगा, हम शिरीष सर से भी वन औषधियों द्वारा इम्यूनिटी बढ़ाने के तरीके हम जानेंगे। सर, जैसा कि हम सवाल आपसे मैंने किया था कि कोरोना के लक्षण क्या क्या है और कैसे कैसे फैल सकता है ये? देखिए, जहाँ तक कोरोना के संक्रमण फैलने का है, ये हवा में नहीं फैलता है, लेकिन जब कोई व्यक्ति जो कोरोना संक्रमित है उसके द्वारा छींका जाता है या उसके द्वारा खांसी, उनको अगर कफिंग होती है, तो उसके प्रेशर से ये काफ़ी देर तक हवा में मौजूद रहता है। ये हवा से बहुत धीरे धीरे ये नीचे जमा होता है। तो जिस समय कोई व्यक्ति खांस रहा है, जो खासकर संक्रमण से, कोरोना से संक्रमित है, तो उससे कम से कम 6 फीट की दूरी बनाए रखें, क्योंकि उतने डिस्टेंस तक उसके मुंह से यह वायरस हवा में उड़ते रहता है। और जब तक ज़मीन पे नहीं बैठ जाता, या जब तक किसी वस्तु पे, टेबल पे, दरवाज़ों पे या फर्श पे या कपड़ों पे जब तक वो नहीं बैठ जाता, तब तक वो हवा में रहता है। उस स्थिति में ये वहाँ पर अगर कोई व्यक्ति अगर सांस ले रहा है तो वहाँ हवा से हवा में इसका संक्रमण होता है। इसके अलावा इसका जो दूसरा महत्वपूर्ण संक्रमण का ये है, ये जिसको ड्रॉपलेट इन्फेक्शन कहते हैं। ड्रॉपलेट मतलब जब हम सामान्य बात करते हैं या हम खांसते हैं या छींकते हैं, तो हमारे सलाइवा के कुछ कण हवा में उड़ते हैं, उन कणों के साथ ये वायरस संक्रमित होते हैं। और ये ड्रॉपलेट जो है, ये किसी ठोस आधार पर धीरे से जाकर सेडिमेंट हो जाता है, बैठ जाता है उस स्थान पे। जैसे फिर से मैं दोबारा कहूँगा कि टेबल है, गिलास है, कपड़े हैं, दरवाजे हैं, सीढ़ियों के रेलिंग है, उसमें ये जाकर बैठ जाते हैं। और जब कोई दूसरा स्वस्थ व्यक्ति अनजाने ही इन चीज़ों को जब छूता है, तो वहाँ से ये इसके हाथ में और उसके कपड़े में या उसके शरीर में पहुँचता है। और जैसे हम अपने नाक को, आँख को या मुँह को बिना अच्छे से साबुन से हाथ धोए हुए अगर हम छूते हैं, तो यह संक्रमण दूसरे व्यक्ति को पहुँचता है। इसीलिए कहा जाता है कि हमेशा मास्क रखें, और जब भी आप आ रहे हैं तो बार बार हाथ धोते रहें, अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें। सर, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं। हेलो, कौन बात कर रहे हैं आप? कहाँ से बोल रहे हैं? मैं जिला बरतौरी से बोल रहा हूँ। जी, अपना नाम बताएंगे प्लीज़? मेरा नाम नीरज जायसवाल है। जी, पूछिए अपना सवाल। तो मेरा सवाल ये है कि घरेलू बचाव के लिए क्या करना है अपने को? घरेलू तरीके अपनाकर बचाओ, तो मैं डॉक्टर शिरीष सर से और हरिंद्र सर से, दोनों से जानना चाहूँगी कि घरेलू तरीके से कैसे बचा जा सकता है। आपके सवाल से मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ, और वास्तव में प्रत्येक नागरिक को, प्रत्येक मनुष्य को इस बात पे ज़रूर ध्यान देना चाहिए कि हम किस प्रकार से अपने दिनचर्या
अपनी स्वास्थ्य रक्षा इस प्रकार से करें कि हम चिकित्सा के बजाय बचाव की पद्धति पे हम अगर अपने सिद्धांत के को पालन करते हैं, जिसको कहा जाता है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। और आज पूरे विश्व में चर्चा इसी बात की है, हमेशा ही रही है। हमारे तो ऋषि मुनि आचार्य चरक जी, जो कि आयुर्वेद और जड़ी बूटी के ज्ञान के जनक रहे, उन्होंने भी इस बात पर जोर दिया कि हमारी दिनचर्या में ही हमको इस प्रकार से वनस्पतियों का उपयोग, प्राकृतिक चिकित्सा का उपयोग, आयुर्वेद का उपयोग इस प्रकार से करना होगा कि हम अपने शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को ही संरक्षित करें, उसको बढ़ाएं। यदि आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्तम होगी तो आपके ऊपर किसी भी प्रकार के वायरस का, किसी भी प्रकार के बैक्टीरिया का कम से कम नुकसान होगा। और इसका उलट यदि प्रतिरोधक क्षमता कम है तो निश्चित रूप से छोटे से किसी भी अटैक से, छोटे से किसी भी संक्रमण से हम प्रभावित हो सकते हैं, स्वास्थ्य हमारा खराब हो सकता है। तो जो वनस्पतियों की हम बात कर रहे हैं, कुछ बहुत सारी वनस्पतियां जिनको हमारे एक जंगल और गांव में रहने वाले जो परंपरागत चिकित्सक हैं वो भी जानते हैं। और आज विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ साथ आयुर्वेद से जुड़े हुए जितने भी राष्ट्रीय स्तर के महत्वपूर्ण विभाग हैं, आयुष मंत्रालय या जो अनुसंधान संस्थान है CCRAS वगैरह, वो बार बार इस बात को जोर दे रहे हैं कि कुछ महत्वपूर्ण एंटीऑक्सीडेंट, जिनमें तुलसी, गिलोय, आंवला, एलोवेरा ये महत्वपूर्ण हैं, इनके उपयोग को हम अपने जीवन दिनचर्या में शामिल करें। इसके अतिरिक्त बहुत सारे मसाले, जिनको हम केवल ये जानते हैं कि सब्जियों में, दाल में केवल हम उसको छौंक लगाने का काम करते हैं, स्वाद बढ़ाने का काम करते हैं। बहुत सारे मसाले जैसे जीरा, हल्दी, दालचीनी, तेजपत्ता, ये भी औषधीय गुणों से परिपूर्ण हैं। इनमें किस प्रकार से उसके पाउडर बनाया जाए, किस प्रकार से उसको काढ़े के रूप में बनाया जाए, किस प्रकार से क्वाथ बनाया जाए, इसकी प्रक्रिया अलग है। लेकिन ये कुछ उपयोगी जड़ी बूटियां हैं या मसाले के रूप में पचाने वाली जड़ी बूटियां हैं, जिनको कि हम अपने दिन प्रतिदिन के उपयोग में ला सकते हैं। जी, बहुत ही बढ़िया बात बताई सर ने। जैसे कि हम जीरे का छौंक लगाते हैं और अदरक वगैरह ये सब हम चाय में मिलाकर, तुलसी वगैरह हम चाय में मिलाकर डेली यूज़ कर सकते हैं, तो हमारी इम्यूनिटी काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि इसके लक्षण को कैसे पहचानें? सबसे बड़ी तकलीफ इसी चीज़ का है कि कोरोना वायरस के संक्रमण से होने वाले लक्षण और दूसरे जो फ्लू के लक्षण है उसमें कुछ खास अंतर नहीं है। सामान्य तौर पर इसमें कोई अंतर है ही नहीं। सभी प्रकार के फ्लू में थोड़ा थकान, थोड़ी बुखार होना, गले में खराश होना, जुकाम होना, नाक बहना, खांसी आना, छींक आना, ये सारे लक्षण सभी प्रकार के फ्लू के रोगियों में मिलते हैं और यही सब लक्षण कोरोना के मरीजों में भी मिलते हैं। आज हमारे चिकित्सा विज्ञान के सामने, चिकित्सा विज्ञान के वैज्ञानिकों के सामने यही सबसे बड़ी चुनौती है कि लक्षण के द्वारा इनको पहचानना बहुत कठिन है। इसीलिए मैं आपके माध्यम से प्रियल जी फिर से दर्शकों को एक चीज़ सलाह देना चाहूँगा कि हम सामान्य कफ कोल्ड से, सामान्य फ्लू से, आयुर्वेद जिसको प्रतिशय बोलते हैं, इन फ्लू से ही बचें। उसके पीछे मेरा दो कारण है। पहला तो ये, अगर हमको किसी प्रकार का भी सामान्य फ्लू भी अगर इस समय होगा तो हमें कोरोना संक्रमण होने का एक भय होगा, जिसके कारण हम अनावश्यक रूप से कोरोना के संक्रमण नहीं होने के बावजूद सामान्य फ्लू को लेकर हम डरेंगे और डर के कारण हम अस्पताल की ओर जाएंगे। और जहां अस्पताल में हम जाएंगे वहां जो कोरोना के मरीजों के लिए, कोरोना पॉजिटिव पेशेंट लोगों के लिए उनके उपचार के जो संसाधन है उसका हमारे ऊपर उपयोग किया जाएगा, जिससे उनके लिए कमी होगी। तो हम अभी किसी प्रकार के फ्लू से बचें जिससे हमें कोरोना होने का भय ना हो, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि ऐसे सामान्य फ्लू के मरीजों की अनावश्यक भीड़ औषधालयों में, चिकित्सालयों में न लगे, जिससे हमारे संसाधन उसमें उपयोग किए जावें और वस्तुतः जो वास्तविक कोरोना संक्रमण के मरीजों के लिए उसकी संख्या में या उसके हमारे संसाधन में कमी आए। तो अनावश्यक अस्पताल में भी इस प्रकार की भीड़ न लगे, इसके लिए भी जरूरी है कि अभी वर्तमान में हम सामान्य फ्लू से ही बचें। जी बिल्कुल। अब डॉक्टर साहब, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं। हेलो, कौन बोल रहे हैं आप? कहाँ से बात कर रहे हैं? छतरपुर से। जी, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है।
हेलो। छतरपुर से बोल रहे हैं, मध्य प्रदेश। जी जी सर, आपका नाम जानना चाहेंगे? नाम भूपेंद्र। अब भूपेंद्र जी क्या जानना चाहते हैं आप डॉक्टर साहब से? जी मैं ये कह रहा हूँ कि बाहर जाने से मतलब कैसे बचें और खाने के लिए क्या इस्तेमाल करें? बाहर जाने के लिए बचने की जो बात है कि बाहर जाने के तो आपके हाथ में है, आप अपने आप को घर पर सीमित रखिए। जब तक कि बहुत आवश्यकता ना हो आप बाहर ना जाएं। और घर में अगर कोई बुजुर्ग हैं उन्हें तो किसी भी स्थिति में, जब तक कि उनके लिए बहुत ज़रूरी ना हो, उनको बुजुर्ग जो 60 साल 65 साल 70 साल के अगर बुजुर्ग हैं उन्हें अभी बाहर नहीं निकलना चाहिए। साथ ही अगर कोई यंग भी है लेकिन अगर वो ब्लड प्रेशर का मरीज़ है या शुगर का मरीज़ है या वो किडनी या लीवर के किसी बीमारी से ग्रस्त है या वो स्टेरॉइड की दवाइयाँ अभी ले रहे हैं, तो ऐसे लोगों को भी अभी वर्तमान में इस परिस्थिति में बाहर जाने से बचना चाहिए। अब रहा सवाल घर की आवश्यकताओं के लिए लोगों को बाहर जाने की आवश्यकता पड़ती है, तो ऐसी स्थिति में भी कोशिश करें कि जो घर का जो युवा है वही घर की आवश्यक सामग्रियों को लेने के लिए बाज़ार जाएं और अकेले जाएं। साथ ही मास्क का प्रयोग करें, भीड़ से बचें और जहां पर जाते हैं अगर वहां पर 2 या 4 या 5 या 10 लोगों की भीड़ है तो वहां पर वो पर्याप्त डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। यही हमारे अभी वर्तमान में कोरोना संक्रमण से बचने का उपाय है। तो भीड़ से बचने का जो तरीका है वो आपके हाथ में है। जब तक कि बहुत आवश्यक नहीं है आप अपने आप को घर तक सीमित रहिए और घर पर रहकर आप अपने अंदर जो छिपी हुई प्रतिभा है उनको निखारिए और ऐसे कुछ कार्य करिए जो आपको इस लॉकडाउन के समय में आपकी प्रतिभा को बाहर निकलने में एक मौका मिला है, उसका उपयोग करें आप। जी जी बिल्कुल सही कहा डॉक्टर साहब ने। और जैसे आपको घर से बाहर जाना भी पड़ता है तो इम्यूनिटी अभी फ़िलहाल युवाओं की ही ज़्यादा बेटर है। जो बुज़ुर्ग हैं उनका ध्यान रखना इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम बहुत जल्दी फ़र्क करता है इन सभी चीज़ों में। तो बिल्कुल इन सभी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल मेरा शिरीष सर से है कि सर नेचुरोपैथी है उनका कितना योगदान है ऐसी बीमारियों को ठीक करने में? नेचुरोपैथी के जो मान्य सिद्धांत हैं पूरे भारतवर्ष में, उसमें प्रातःकाल जल्दी उठना, उसके बाद खुली हवा में घूमना, जी कुछ चुने हुए प्राणायाम और आसन करना जी। और उसके साथ फिर जो खान पान का जो सिलसिला शुरू होता है उसमें जी। विभिन्न प्रकार के हर्बल पेय जैसे हर्बल टी जी या हर्बल काढ़े का सेवन करना। और काढ़े के कई प्रकार के घटक हो सकते हैं, जी। जैसे तो उसमें महत्वपूर्ण मैंने अभी पहले भी बताया, तुलसी, आंवला, दालचीनी, जी। तेज पत्ता, ये हैं। उसके अलावा हल्दी, जीरे का पानी, ये भी महत्वपूर्ण है। जी कई जगह पे जहाँ पे थोड़ी वो समस्या ज़्यादा है वहाँ पर काल मेघ या चिरायता, जी इनको बचाव की दृष्टि से भी और उपचार की दृष्टि से भी उत्तम पाया गया है। तो इस प्रकार के हर्बल पेय पदार्थ का उपयोग करना। उसके अलावा कुछ जड़ी बूटी मिश्रित तेल होते हैं, उनसे शरीर की मसाज मालिश करना। फिर पंचकर्म या इस प्रकार की जो क्रियाएं हैं उससे शरीर की अंदरूनी सफाई करना। तो ये कुछ ऐसे कार्य हैं जो कि प्राकृतिक चिकित्सा के उसमें आते हैं, दायरे में आते हैं। और ये सभी हमारी शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। जी जी बेसिकली रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना ही मैटर करता है। और जी, अगर इम्यूनिटी जी। स्ट्रांग है तो चीज़ें डेफिनेटली हम हरा सकते हैं। सर हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं अभी। हेलो, कौन बोल रहा है? हेलो, भागवत निर्मल सर छत्तीसगढ़ ने बोला था। राम राम। राम राम, क्या हाल चाल है आपके? अब वही है कि अभी आयुर्वेदिक के चलत है जे माँ हमारा खान पान के लिए का सुविधा है जेकर से हमार सेहत ठीक रहना चाहिए, कोरोना वायरस हमारे पास में नहीं आना चाहिए, एक बारे में सलाह दो। बिल्कुल, तो हरिंद्र सर इसका जवाब बताएंगे कि क्या ऐसा खान पान रखे हैं? भागवत जी, मैं समझता हूँ कि खान पान के बारे में ही सबसे ज़्यादा आवश्यक है आज के समय में बिल्कुल कि हम एक तो पहली बात तो हम बासी भोजन का सेवन न करें, ताज़ा और गर्म भोजन करें, हरी पत्तीदार सब्जियों का सेवन करें, सीजनल फ्रूट्स जो अभी मौसमी जो फल हैं उनका सेवन करें। संतरा है, आम है, अंगूर है,
तरबूज है, खरबूज है, नींबू का रस का प्रयोग करें। इसके साथ साथ एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि बहुत सारे लोगों को फ्रूट्स फल खाने की आदत रहती है और बहुत अच्छी चीज़ है वो, लेकिन अभी का जो संक्रमण काल है कोरोना का, इसके संदर्भ में मैं ये कहना चाहूँगा कि फ्रिज में रखे हुए फल को अभी सेवन न करें, क्योंकि वो बहुत अधिक ठंडा रहता है। अगर आपका फल पहले से फ्रिज में रखा है तो उसको थोड़ा देर पहले, आधा पौन घंटा पहले बाहर निकाल दें और उसको सामान्य कमरे के तापमान पर आने दें, उसके बाद ही उसको काट कर उसका सेवन करें, पहली बात। दूसरी बात, खान पान के रूप में कहा तो मैं एक बात ये बताना चाहूँगा कि पानी जो है भी, ठीक है, गर्मी का मौसम है, इतनी गर्मी के समय में गर्म पानी पीना थोड़ा मुश्किल है, फिर भी कोशिश करें कि दिन में गर्म पानी थोड़ी थोड़ी देर में ज़रूर पीते रहें, जिससे गले में अगर किसी प्रकार का कोरोना का इन्फेक्शन जाता है तो वो उसमें काफ़ी उसमें आराम मिलता है और वो संक्रमण को काफ़ी हद तक दूर करने में सहायक पाया गया है। भोजन का है, जो हमारा एरिया वाइज स्थान में जो जिस प्रकार का भोजन है, दाल है, चावल है, रोटी है, सब्जियां हैं, उसका प्रयोग करें। केवल एक ही चीज़ का ध्यान रखें कि ठंडा भोजन न करें। चौथी बात यह है कि जो हमारे मिर्च मसाले हमारे जो रसोइयों में उपलब्ध है, उसमें से अदरक का, लहसुन का, काली मिर्च का, दालचीनी का और हल्दी का, इसका प्रयोग थोड़ा सा अपने भोजन में अब ज़रूर बढ़ाएं, जो अभी इस संक्रमण काल में हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए फ़ायदेमंद होगा। बिल्कुल, घर की ही चीज़ों को सिस्टमैटिक तरीके से और नियम से अगर हम इस्तेमाल करें तो चीज़ें बेटर हो सकती है। सर, एक और कॉलर हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं, तो कौन बात कर रहे हैं? हेलो। हाँ जी, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैडम और सर, आप सभी को मेरा नमस्कार है। भगत राम पटेल बोल रहा हूँ, बिलासपुर छत्तीसगढ़ से। जी जी, हाँ, बताइए मैं भगत जी। ये जानना चाहता हूँ सर लोगों से कि जैसे हम बड़े बुजुर्ग जो है, सियान जो है, वो तो खाने पीने को अपना व्यवस्था कर लेते हैं या ध्यान दे लेते हैं या उन पर गौर कर लेते हैं, लेकिन जो छोटे बच्चे हैं जी और खाना पीना चालू कर दिए हैं, उनकी सेहत पर, उनके जो रख रखाव पर हमको विशेष ध्यान देना है। इसके लिए मैं जानना चाहूंगा सर लोगों से कि हम किस तरह से उनकी सावधानी रखें खाने पीने। सर, बहुत बढ़िया सवाल इन्होंने किया है कि बच्चों का कैसे ध्यान रखें ऐसे में। भगत राम जी, आपने प्रश्न तो बहुत अच्छा किया, लेकिन मैं पिछले 40-50 दिन से देख रहा हूँ समाचार पत्र के माध्यम से, टीवी न्यूज़ चैनल्स में, कि बड़ों की तुलना में छोटे बच्चे बल्कि कोरोना के इन्फेक्शन को लेकर ज़्यादा अवेयर है, ज़्यादा सावधान है। और कुछ जगह तो छोटे बच्चे लोगों को और बड़े लोगों को समझा रहे हैं कि कैसे उनको अपने हाथों की सफाई रखनी है, कैसे शरीर की सफाई रखनी है, कैसे मास्क का प्रयोग करना है, कैसे लोगों से दूरी बना के रखनी है, दरवाज़ा कैसे खोलना है, नल कैसे चालू करना है। मैं समझता हूँ कि छोटे बच्चे बल्कि ज़्यादा अवेयर होते हैं। और उसके पीछे कारण और है कि छोटे बच्चों लोगों में कुछ भी चीज़ को सीखने की अच्छी ललक रहती है। लगातार टीवी चैनल्स में, समाचार पत्रों में, लोगों के बातचीत में कोरोना के विषय पर, कोरोना का विषय भी बहुत महत्वपूर्ण विषय है, लगभग हर जगह यही बात चल रही है, तो संभवतः उसको भी देख देख कर और सुन सुनकर बच्चे ज़्यादा अवेयर हैं। फिर भी आपका जो प्रश्न है कि बच्चों को हम कैसे संभालें, तो जो उपाय बताए गए हैं कि बच्चों को बराबर समय से नहलाएं, प्रतिदिन उनके कपड़े साफ करें, कोशिश करें अच्छे से वॉश करके गर्म पानी में उनके कपड़े को डुबा कर करें, जहाँ तक हो सके छोटे बच्चों को बाहर ना लेके जाएं। अभी मैं एक चिकित्सक हूँ, मैं देखता हूँ कि हमारे अस्पताल में रोगी आते हैं, छोटे बच्चों को साथ में लेके आते हैं, तो ऐसे भी स्वाभाविक अन्य दिनों में भी अस्पताल घूमने की जगह नहीं है, यहाँ छोटे बच्चों को अनावश्यक लेकर नहीं आना चाहिए। तो मैं ये सलाह देना चाहता हूँ कि जो रोगी है केवल वही जाए। अगर रोगी अपने स्वयं से अकेले अस्पताल पहुँचने में असमर्थ हैं तो उनके साथ कोई युवा ही उसको लेकर आए। खासकर किसी भी स्थिति में छोटे बच्चों को अस्पताल लेकर न जाए जब तक कि वो छोटे बच्चे खुद ही बीमार ना हों। तो इस प्रकार से छोटे बच्चों के प्रति भी हमको सावधानी रखनी चाहिए। हाँ, एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि छोटे बच्चे को समय पर सोने दें, कि जब हम पर्याप्त नींद लेते हैं और रात में नींद लेते हैं, छोटे से थोड़े से और बड़े बच्चों की मैं बात करूँ कि जो रात भर पढ़ाई करते हैं और दिन में सोते हैं, ये बिल्कुल गलत है। इससे हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। तात्कालिक हमें इनका प्रभाव नहीं दिखता, लेकिन देर सवेर ये हमारे शरीर पर दुष्प्रभाव डालते हैं। इसलिए बच्चे, खासकर अभी जो 30 साल 35 साल की उम्र तक के युवा हैं, इनको भी मैं सलाह देना चाहूँगा कि कम से कम 8 घंटे की नींद अवश्य लें, क्योंकि जब हम अच्छी तरह से सोते हैं वो भी हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में कहीं न कहीं कारगर और हमारे लिए सहायक सिद्ध होता है। तो हम 8 घंटे की नींद लें, पर्याप्त नींद लें और रात में ही सोएं, अधिक देर नहीं करें। और समय अगर पूछा जाए तो मैं तो कहता हूं कि 10 बजे से अधिक लेट नहीं करना चाहिए।
पढ़ने वाले बच्चों को अगर थोड़ा ये बहुत जल्दी लगता है तो किसी भी स्थिति में 11 बजे रात से पहले ही सोना चाहिए और उसके बाद 8 घंटे की नींद के बाद ही उनको उठना चाहिए। जो थोड़े बड़े लोग हैं उनको कम से कम 7 घंटे की नींद लेना चाहिए और 60-65 साल या इससे अधिक उम्र के जो बुजुर्ग हैं उन्हें भी किसी भी स्थिति में 6 घंटे से कम की नींद नहीं सोनी चाहिए। कि जब हम अपनी पर्याप्त नींद लेते हैं तो ये हमारी रोग प्रतिरोधक प्रणाली पे बहुत ही सकारात्मक प्रभाव डालता है। बिल्कुल, और अभी की जैसे कि लॉकडाउन वाली लाइफस्टाइल है काफ़ी ज़्यादा बिगड़ भी चुकी है मेरे ख्याल से, तो सर ने बहुत ही सही चीज़ बताई है। सर हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुके हैं। हेलो, कौन बात कर रहे हैं आप? जी मैडम जी, गुड आफ्टरनून, नमस्कार। सर आपकी आवाज़ थोड़ी सी डिस्टर्ब हो रही है, तो आप प्लीज़ थोड़ा सा नेटवर्क में आ जाइए। हाँ मैडम जी, नमस्ते। नमस्ते, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? जी मैं मानवेंद्र साहू, बांधा बाजार जिला राजनांदगांव से बात कर रहा हूँ। साहू जी, आपकी आवाज़ थोड़ी सी खरखराहट में आ रही है, तो थोड़ा सा कोशिश करें नेटवर्क में आकर बात कर पाएँ आप। जी मैडम, मैं नेटवर्क में ही हूँ। अच्छा, चलिए पूछिए अपना सवाल आप डॉक्टर साहब से। हाँ, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अभी क्या गर्मी का मौसम चल रहा है ना, इसमें ठंडे ठंडे चीजों का खाने पीने का अच्छा लगता है। इसमें कौन कौन से पदार्थों का सेवन कर सकते हैं जिससे हमारा शरीर भी स्वस्थ रहे और हम कोरोना से भी बच सकते हैं? जी, तो सर जैसा कि आपने बताया था कि ठंडी चीज़ों का सेवन नहीं करना है, साथ ही साथ मैं शिरीष सर से भी जानना चाहूँगी कि ऐसे में वो क्या ऐसी चीज़ खाएं और कैसे उनका इम्यून भी बरकरार रहे और वो ठंडी चीज़ भी खा पाएँ। तो सर दोनों सर से मैं जवाब जानना चाहूँगी। पहला तो मैं ये बताना चाहूँगा कि अभी ठंडी चीज़ों को खाने से बचें अभी, क्योंकि मैं फिर पहले भी मैंने बताया कि अगर इस प्रकार के ठंडी चीज़ों खाने से पहले अगर थोड़ी बहुत सामान्य जुकाम अगर हो भी जाता था तो हमें किसी प्रकार की चिंता नहीं होती थी। तो अभी जो खास करके जो कोल्ड ड्रिंक है, दही है, आपका ठंडे आइसक्रीम है, इस प्रकार की चीज़ों को अभी खाने से बचें। ठंडा चीज़ का मतलब केवल जो छूने से खाने से ठंडा होता है वैसा नहीं होता है। हमको ठंडी चीज़ों का आवश्यकता अब गर्मी के समय में रहता है। खरबूज, तरबूज, कलिंदर जिसको कहते हैं, ककड़ी, इस टाइप की चीज़ें हमारे शरीर के लिए जो ठंडक जो आवश्यक है, इस प्रकार की चीज़ों को सामान्य कमरे के तापमान में खाएं। लेकिन किसी भी स्थिति में भी कोल्ड ड्रिंक और आइसक्रीम इस प्रकार की चीज़ों से खाने से बचें और फलों को भी, और जो ये तरबूज खरबूज जिसका मैंने अभी जिक्र किया है, इसे भी फ्रिज में रख कर ना खाएं और सामान्य कमरे के तापमान पर आने के बाद इसका सेवन करें। जी, तो ठंडी तासीर की चीज़ें भी अगर है तो इन्हें आप सामान्य टेम्परेचर में ही खाएं, क्योंकि अगर ज़्यादा ठंडा खाएंगे और तासीर भी ठंडी है तो प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है। अभी हम सवाल कंटिन्यू रखेंगे, जवाब भी, लेकिन हम थोड़ा सा ब्रेक के लिए रुकते हैं और सर से बातचीत हमारी जारी रहेगी हेलो डॉक्टर में। अरे ओ साहबा, कोरोना वायरस से बचने के कितने उपाय रे? सरदार 3। अरे साहबा डरो मत रे, बोलो बोलो। सरदार, पहला है लोगों से दूरी बनाए रखना, बार बार साबुन से हाथ धोना या सैनिटाइज करना, और सबसे जरूरी है घर पे रहना। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें स्टेट हेल्पलाइन या 24 घंटे वाली नेशनल हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 1075। लापरवाही से बाहर मत फिरो, शेर हो या हीरो हो, सवाल खतरों से खेलने का नहीं, जिंदगी का है, या तो खुद का या अपनों का। कोरोना के आगे बलवान भी नहीं टिक पाएगा, पर बचने के उपाय है समझदारी से घर में रहना, बार बार हाथ साबुन से धोना या सैनिटाइज करना। तो एक बार फिर से स्वागत है ब्रेक के बाद हेलो डॉक्टर में, और मेरे साथ है विशेषज्ञ डॉक्टर हरिंद्र मोहन शुक्ला जी जो कि है पंचकर्म विशेषज्ञ, और मेरे साथ है डॉक्टर शिरीष चंद्र अग्रवाल जी जो कि है भारतीय वन सेवा सेवानिवृत्त प्रधान मुख्य वन संरक्षण छत्तीसगढ़ स्टेट मेडिकल के। तो सर सवाल जो पूछा गया था कि ठंडी चीज़ें खानी है नहीं खानी है, तो हमने हरिंद्र सर से जाना, अब हम शिरीष सर से जानेंगे कि सर क्या क्या चीज़ें वो लोग उपयोग करके ऐसी चीज़ें अगर खा भी रहे हैं तो कैसे इम्यून सिस्टम बढ़ा सकते हैं कि उतना ज़्यादा असर ना हो उनकी बॉडी पर। ये बहुत ही रुचिकर प्रश्न है, क्योंकि सभी करीब करीब इस समस्या से ग्रसित होते हैं
कि मन कुछ और खाना चाहता है, किसी और रूप में खाना चाहता है, लेकिन परिस्थितियां हमें उसकी अनुमति नहीं दे रही। तो मैं इस विषय को दो तरीके से प्रस्तुत करना चाहूँगा। एक तो ये है कि यदि हमें ठंडा पानी पीने का मन है तो विकल्प क्या है। फ्रीज़ का पानी निश्चित रूप से हमें ज़्यादा नुकसान देगा जी। और फ्रीज़ में रखा हुआ तो वैसे भी चूँकि अब ये इलेक्ट्रिकल उपकरण है तो निश्चित रूप से प्रकृति के उतना नज़दीक तो नहीं है, इसलिए उससे बचना है हमको। तो ठंडा पानी पीने के लिए विकल्प स्वरूप हम घड़े के पानी या सुराही के पानी को गर्मी के दिनों में खास तौर से उपयोग कर सकते हैं, जो कि हमको हमारी इच्छा को भी, हमारे टेस्ट को भी संतुष्ट करेगा और दुष्प्रभाव से भी हमको बचाएगा। तो एक तो इस तरीके से हम विकल्प कर सकते हैं जी। दूसरा ये है कि यदि ठंडी हमको फल खाने हैं, अब तरबूज, खरबूजा ये ठंडा ही फल है, लेकिन ठंडे फल को खाने का भी समय आयुर्वेद के सिद्धांत में भी और प्राकृतिक चिकित्सा के सिद्धांत में भी स्पष्ट है। तरबूज और खरबूजा या कोई भी इस प्रकार के फल, या कहें तो करीब अधिकांश फल हमें रात के समय खाने से हमको रोकते हैं। सुबह के समय यदि हम ये फल खाते हैं और प्राकृतिक रूप से रूम टेम्परेचर के उसमें हम इसको खाते हैं तो वो हमारे लिए रुचिकर भी है और स्वास्थ्यवर्धक भी है। दही को यदि हम सुबह के समय या दोपहर के समय, वो भी अलग अलग रूप हैं उसके, सुबह के समय छाछ के रूप में, दोपहर के समय दही एज इट इज़, और शाम के समय दही खाना वर्जित है। तो इस प्रकार से हमको समय भी देखना है कि किस खाद्य पदार्थ को किस समय खाना है, और दूसरा ठंडे बरकरार रखने के लिए विकल्प के उस पर भी हमको विचार करना काफ़ी कुछ हमको रोग से बचाने में सहायक हो सकता है। बिल्कुल, तो समय का थोड़ा ध्यान रखें तो चीज़ें बेहतर हो सकती है और हमारी बॉडी पर उतना नकारात्मक प्रभाव भी नहीं पड़ेगा। तो सर हमारे साथ फिर से एक कॉलर जुड़ चुके हैं। कौन बात कर रहे हैं आप, कहाँ से बोल रहे हैं? मैडम मैं भोपाल से बोल रहा हूँ, राधेश्याम तिवारी। जी, राधेश्याम तिवारी जी, भोपाल से स्वागत है आपका। क्या जानना चाहेंगे आप? धन्यवाद मैम, मैं पूछना चाह रहा था कि आयुर्वेद हमारी जो है बहुत ही प्राचीन पद्धति है इलाज की जी, और ये इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता जी। मेरे फादर को अभी एलर्जी हो गई है एलोपैथी दवाई खाने से, मगर आयुर्वेद का सबसे बड़ा फायदा ये है कि फायदा नहीं करेगा तो नुकसान नहीं करेगा जी। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि कोरोना के लिए जैसे अभी कोई ऐसा औषधि आयुर्वेद द्वारा क्या, और दूसरी मैं पूछना चाह रहा था एक चीज कि तापमान का कोरोना वायरस पे कुछ असर हुआ क्या? जैसे अन्य वायरस तापमान बढ़ने के साथ का असर कम होता है, इस पे कुछ असर हुआ क्या? ये दोनों प्रश्न थे मेरे। कुछ आयुर्वेदिक उपचार उपलब्ध है क्या इसका जड़ी बूटी के रूप में कोरोना का, और तापमान का क्या असर होगा इसका इस पर? देखिए, जहाँ तक आयुर्वेदिक जड़ी बूटी से कोरोना के उपचार के संबंध में आपका जो प्रश्न है उसके बारे में मैं यही बताना चाहूँगा कि वर्तमान में एज सच कोरोना को कम्प्लीटली किल कर सके या कोरोना के संक्रमण से हम अपने आप को बचा लें, ऐसी कोई औषधि का अभी कोई ट्रायल अभी नहीं हुआ है, नहीं आयुर्वेद की किसी औषधियों के लिए और नहीं अभी एलोपैथिक में कोई औषधि या कोई वैक्सीन अभी तक तैयार नहीं हुआ है। लेकिन प्रश्न फिर यही उठता है, तो फिर हम इस संक्रमण से अपनों को कैसे हम बचाएं? तो हमको इस संक्रमण के होने का इंतज़ार ही नहीं करना है। हम संक्रमित हो जाए फिर हम इलाज करें, ये तो आयुर्वेद किसी भी व्याधि के रूप में नहीं मानता। आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति जो है एक उसको चिकित्सा पद्धति न कहकर ये एक पूरा लाइफ साइंस है, ये जीवन विज्ञान है। तो जीवन विज्ञान में पहले हम बीमार पड़ जाएं फिर उसके उपाय करे जाए, ये कहीं होता ही नहीं है। हम बीमारी से ही बचे, हम किसी भी प्रकार की बीमारी से बचे, किसी भी प्रकार के जुकाम से, सर्दी से, फ्लू से, प्रतिस्याय से बचे, उसके जो उपाय हैं वही उपाय हमको कोरोना संक्रमण से भी बचाता है। अब आपका प्रश्न ये था कि क्या है कि इनका दूसरा प्रश्न क्या था? इनका दूसरा प्रश्न ये था कि तापमान का कितना कनेक्शन है? तापमान के बहुत पहले तो ये अनुमान था कि जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा उसके अनुसार कोरोना संक्रमण का जो इंटेंसिटी है वो कम होगा। उसके पीछे लॉजिक ये था कि इसमें केवल दो ही तत्व रहते हैं, एक आरएनए होता है और उसके ऊपर एक लिपिड की कवरिंग होती है। कोरोना के वायरस का जो स्ट्रक्चर है, जो संरचना है, तो लिपिड मतलब एक प्रकार का फैट है। तो ये फैट जो गर्म पानी पीने का भी जो उपाय बताते हैं उसके पीछे भी यही विज्ञान है, यही उसका तर्क है कि वो फैट जो है गर्म पानी से पिघल जाएगा और जैसे उस ये कोरोना वायरस नष्ट होगा तो उसका संक्रमण नहीं हो पाएगा। तो उसी सिद्धांत से गर्मी के समय में जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, अनुमान तो ये था कि लगभग 38 से 40 डिग्री टेम्परेचर में आने के बाद
ये कोरोना के संक्रमण में कमी आएगी। लेकिन पिछले कई दिनों से देखा जा रहा है हिंदुस्तान के कॉन्टेस्ट में, भारत के कॉन्टेस्ट में, हमारे छत्तीसगढ़ के कॉन्टेस्ट में तो निश्चित रूप से इस व्याधि का जो डबलिंग पीरियड है वो काफ़ी बड़ा है। जो पहले 3.5 से 4 दिन में डबल होते थे वो लगभग 12 दिन में डबल हो रहे हैं। तो अभी सीधे तौर पर यह कहना अभी मुश्किल है कि क्या तापमान के बढ़ने से कोरोना वायरस नष्ट हो जाएंगे। अभी ऐसे इस प्रकार की किसी प्रकार की कोई अभी अध्ययन इसमें सामने नहीं आया है। बेसिकली तो हमें अपना ही ध्यान रखना है, अपनी इम्यूनिटी पर ही ज़्यादा फोकस्ड रहना है तो ज़्यादा अच्छा है। जैसे सर ने बताया कि क्यों उनका एक बीमारी प्रश्न होने और का था इंतजार उनका है। कि अभी संक्रमण से बचने के लिए आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का क्या उपाय है। तो इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा, जैसे हमारे भारत सरकार के आयुष मंत्रालय ने भी अपनी एक एडवाइजरी जारी किया है, उन्होंने मार्गदर्शन दिया है। उसके अनुसार से 2-3 चीज़ें हैं जिनका प्रयोग करके हम अपने रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाकर इस समय जो संक्रमण काल है इससे हम बच सकें। उसमें सबसे प्रसिद्ध है आयुर्वेद के एक प्रसिद्ध चूर्ण है त्रिकटु चूर्ण जिसको कहते हैं। इस त्रिकटु चूर्ण में जैसे कि नाम से समझ आता है कि किस 3 प्रकार के कटु चूर्ण हैं। वो 3 औषधियाँ हैं, सौंठ, काली मिर्च और पिपली। इसका समभाग लेकर एक त्रिकटु चूर्ण बना लें या फिर बाजार में फ्रीली अवेलेबल होता है त्रिकटु चूर्ण। इस त्रिकटु चूर्ण को हम ले 1 चम्मच की मात्रा में। इसके साथ ही साथ उसमें दालचीनी, हल्दी, तुलसी और अदरक और गिलोय का रस का प्रयोग करें और इन सब का एक काढ़ा बनाएं। और मैं तो ये सलाह दूंगा इस काढ़े में गुड़ का प्रयोग करें। और इस प्रकार से बने हुए काढ़े का सुबह शाम जैसे चाय का हम सेवन करते हैं उसी प्रकार से हो सके अभी चाय भूल जाइए या चाय में भी इन चीज़ों को मिला लीजिए जैसे लोगों की रुचि है। लेकिन इन औषधियों का काढ़ा जरूर सुबह शाम 2 बार प्रयोग करें। एक बार मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगा, त्रिकटु चूर्ण, दालचीनी, इलायची, लौंग, हल्दी और उसमें गुड़ मिलाकर काढ़ा बनाएं और घर के सभी लोगों को नियमित रूप से दिन में 2 बार इस काढ़े का प्रयोग करें। जी जी बिल्कुल, तो ये बहुत ही अच्छी बात बताई है आज सर ने। अब अगला सवाल शिरीष सर से मैं जानना चाहूँगी। सर, अभी जो है कोरोना के टाइम पर काफ़ी फैल रही है ये बीमारी, तो जानवरों में ये बीमारी क्यों नहीं फैल रही है? सर इसका जवाब जानेंगे, लेकिन हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं। कौन बात कर रहे हैं आप? कीर्तन कुमार चौहान बोल रहा हूँ। कीर्तन जी कहाँ से बोल रहे हैं? मैं रायगढ़ छत्तीसगढ़ से बोल रहा हूँ मैडम। जी जी कीर्तन जी, रायगढ़ से स्वागत है आपका। क्या जानना चाहेंगे आप? मैं ये जानना चाहता हूँ मैडम जी सर लोगों से जी, जैसे मेरे दोस्त है या फिर मेरे को ही मान लीजिए, जी जी, उसका तबीयत मान लीजिए बार बार खराब हो रहा है। जब से कोरोना स्टार्ट नहीं हुआ था तब से माने बुखार दे रहा है और शरीर में ना पूरा दर्द देता है मैडम जी। आप थोड़ा सा वॉल्यूम कम कर लीजिएगा। मेरे कहने का मतलब क्या ये उसके लक्षण है या फिर उसको क्रिएटिन का भी थोड़ा प्रॉब्लम है, तो इसलिए पूछ रहा था कहीं ये उसका लक्षण तो नहीं है। जी जी, कीर्तन जी ये जानना चाह रहे हैं कि काफ़ी टाइम से इनका फ्रेंड बीमार है, तो कहीं कोरोना के लक्षण तो नहीं है? कीर्तन जी, जैसा कि आप कह रहे हैं कि कोरोना संक्रमण छत्तीसगढ़ को प्रभावित करने से पहले आपके मित्र को इस प्रकार के कोई लक्षण आ रहे हैं, तो सीधे सीधे कोरोना संक्रमण की उनकी संभावना तो कम हो जाती है। हाँ, लेकिन यह भी संभव है कि इस बीच कहीं कोरोना से संक्रमित तो नहीं हुए हैं, तो उसके लिए उनसे इन चीज़ों को पूछिए कि क्या वो किसी बाहर से आए हुए व्यक्ति से किसी से मेल मुलाकात किए हैं या अभी जो दूसरे राज्य से जो मजदूर वहाँ से विस्थापित होकर वापस पलायन जो करके चले गए थे, जो वापस अपने गांव में अपने घरों में आए हैं, उनसे तो किसी प्रकार से मुलाकात नहीं हुई है। या कोई कोरोना संक्रमित रोगी से तो मुलाकात नहीं हुई है, या कोरोना संक्रमण के क्षेत्र में वो असावधानीवश कभी जाकर संक्रमित तो नहीं हुए हैं। इन चीज़ों से उनको कोरोना है या नहीं है, इसकी संभावनाओं को हम रूल आउट कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। लेकिन वास्तविक में वो कोरोना का संक्रमण है या नहीं है, वो कोरोना टेस्ट जो हॉस्पिटल में उपलब्ध है, एम्स रायपुर में उपलब्ध है, रायगढ़ में उपलब्ध है, मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल रायपुर में उपलब्ध है, इस जगह पर जाकर जो स्वाब टेस्ट किया जाता है, गले का और नाक का जो स्वाब टेस्ट करते हैं, PCR टेस्ट जिसको कहते हैं, उसके द्वारा ही निश्चित रूप से कहा जा सकेगा कि आपका मित्र कोरोना संक्रमण से संक्रमित है या किसी और प्रकार का उन्हें संक्रमण है। जी जी, तो बेसिकली इनके फ्रेंड को तो पहले ध्यान रखने की ज़रूरत है और दूसरा टेस्ट के ज़रिए ही पता चल जाएगा कि आखिर ये कोरोना है या फिर नहीं है। अभी मेरा सवाल है शिरीष सर से, जैसे कि हमने आपसे पूछा था सर कि जानवरों में ये प्रभाव कम देखने को मिल रहा है या फिर नहीं देखने को मिल रहा है, तो इसका क्या कारण है? देखिए, जहाँ तक आपने जानवरों की बात कही तो इसको हम 2 श्रेणियों में विभक्त करेंगे। एक तो हैं हमारे वो जानवर जो मनुष्य के आसपास रहते हैं, शहरों कस्बों में रहते हैं जी, और काफ़ी कुछ
मनुष्यों की दिनचर्या से प्रभावित होते हैं। जी। और दूसरे वो पशु जो कि आबादी से दूर वनों में रहते हैं, जहाँ पे सामान्य रूप से मनुष्यों की दिनचर्या का प्रभाव उन पर नहीं पड़ता, जो वन्य प्राणी कहलाते हैं। तो पहले मैं वन्य प्राणियों के बारे में बात करूं। वन्य प्राणियों पे में संक्रमण का जहाँ तक प्रश्न है, उसमें शुरुआती दौर में ही समस्त राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्यों को भी लॉकडाउन की परिधि में ला करके वहाँ पे सभी प्रकार के टूरिस्ट और मनुष्यों की आवाजाही पर रोक लगाई गई। केवल सीमित संख्या में जो भी उनके खाना देने के लिए या चिकित्सकीय उसके लिए आवश्यक थे देखरेख के लिए, केवल उन्हीं को अनुमति दी गई। जी। तो एक तो वो कारण प्रतीत होता है, और एक लॉजिकल उस पर अगर हम जाएं तो निश्चित रूप से यहाँ भी प्रकृति विज्ञान, प्राकृतिक चिकित्सा और जड़ी बूटियों का, औषधि वनस्पतियों का अच्छा प्रभाव हम कह सकते हैं, जिसकी वजह से पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी इक्का दुक्का संक्रमण के रिपोर्ट के अलावा कोई ऐसी महामारी का कोई दुष्प्रभाव जहाँ पे कोई बड़ी संख्या में कैजुअल्टी हो गई हो या बहुत ज़्यादा बीमार हो गए हो, ऐसा सुनने में अभी तक नहीं आया है। जो घरेलू जो हमारे शहरों में या कस्बों में रहने वाले प्राणी हैं, जिसमें ज़्यादातर मवेशी, गाय, भैंस, बैल, कुत्ते, बकरी वगैरह या मुर्गी या अन्य प्रकार के जो भी पशु पक्षी हैं, इनमें क्यों नहीं संक्रमण का असर आया। विशेष रूप से उन क्षेत्रों में भी कहीं सुनने में अभी तक ऐसा विशेष नहीं आया है जहाँ पे हॉट स्पॉट्स चिन्हित किए गए। ये वास्तव में अध्ययन और शोध का विषय है। मैं इसमें पूर्णतः एक्सपर्ट अपने आप को नहीं मानता। जो पशु चिकित्सा से रिलेटेड या और चिकित्सीय क्षेत्र से रिलेटेड एक्सपर्ट्स हैं, उनके लिए वास्तव में एक ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय होना चाहिए उनके अध्ययन के लिए, और इसके परिणाम भी हमारे आगे की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। जी जी बिल्कुल। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी हरेंद्र सर, आपने जैसा बताया कि गर्म पानी, गर्म चीज़ें हमें खाते रहना चाहिए, तो वो गले में जो संक्रमण होता है, तो ये भी एक फैली थी भ्रांति है कि गले पे रहता है कोरोना और उसके बाद आपके बॉडी पे जाता है, तो कहाँ तक ये सच है और गर्म पानी से कैसे रक्षा मिलती है हमारे शरीर को? पहली बात यह है कि कोई भी कोरोना का जो संक्रमण है वो हमारे श्वसन संस्थान को प्रभावित करता है। जी। श्वसन संस्थान में हमारे नाक और मुंह के द्वारा ही वो अंदर प्रवेश करता है। जी। तो सीधे तो वो हमारे फेफड़ों तक नहीं पहुंच पाता, तो निश्चित रूप से कुछ समय तक, कुछ काल तक वो गले में रहता है। ऐसी स्थिति में हमारे गर्म पानी का सेवन करते रहने से, जो एक मैं आपको पहले बताया उसके पीछे का जो आधार है कि कोरोना वायरस में केवल 2 तत्व हैं। एक उसका एक आरएनए होता है जी। और उसके ऊपर एक लिपिड की कवरिंग होती है। लिपिड मतलब फैट को हम एक चर्बी कह सकते हैं। तो जैसे भी आप जानते हैं कि चर्बी, कोई भी चर्बी है वो गर्म पानी से वो पिघल जाता है। जी जी। तो जब फैट के उसका लेयर हट जाता है तो एक प्रकार से कोरोना का वायरस निष्क्रिय हो जाता है, कमजोर पड़ जाता है। और उसके साथ साथ दूसरा चीज़ ये है कि वो गले में रहते हुए वो आमाशय में जा सकता है, हमारे पेट में जा सकता है और हमारे फेफड़ों में जा सकता है। इसके पहले कि वो गले से हमारे फेफड़ों की ओर जाए, हम उसको गर्म पानी पीकर और अपने आमाशय में ले जाते हैं, अपने पेट में ले जाते हैं, जहाँ पर बहुत सा प्रकार के जो पाचक अम्ल रहते हैं, जूसेस रहती हैं, डाइजेस्टिव जूसेस रहती है, एंजाइम्स रहते हैं, वो उससे हमारे पेट के अंदर उसको नष्ट कर देता है। इसलिए ही सलाह दी जाती है कि थोड़े थोड़े अंतराल में गर्म पानी जरूर पीते रहें। जी जी, तो ये लॉजिक है गर्म पानी पीने का, जो कि हमें फॉलो ज़रूर करना चाहिए। डॉक्टर साहब, हमारे साथ तो कॉलर अभी जुड़ चुके हैं। और हेलो, कौन बात कर रहे हैं आप? कहाँ से बोल रहे हैं? हेलो, आवाज़ नहीं आ रही आपकी। हेलो जी मैम, मैं कुणाल शर्मा बोल रहा हूँ। जी कुणाल जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैम, जम्मू कश्मीर से बात कर रहे हैं। कुणाल है जम्मू से, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। क्या जानना चाहेंगे आप? जी मैम, मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर मैं सुबह उठ के जॉगिंग के लिए जाता हूँ सुबह, तो क्या कोरोना वायरस के चलते जा सकते हैं हम? का सवाल बहुत सही है कि सुबह जॉगिंग करना चाहते हैं, बॉडी भी फिट रखनी है और बाहर निकलना भी मना है, ऐसे में ये क्या करें? देखिए, जहाँ तक आप बाहर जॉगिंग के लिए जाते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं, मास्क चेहरे में मास्क लगा कर जा रहे हैं, तो कोरोना संक्रमण की तो खतरा नहीं है।
लेकिन इसके पीछे दो बातें हैं। जी जैसे कुणाल जी आप जॉगिंग करने जाना चाहते हैं, वैसे आपके जम्मू में और बहुत सारे लोग होंगे जो बिल्कुल, जॉगिंग करना चाहते जॉगिंग के लिए जाना हैं। चाहते जब हैं। सभी के सभी जाएंगे तो एक प्रकार की अनावश्यक भीड़ होगी, इसीलिए सरकार ने अभी लॉकडाउन की स्थिति में घरों में रहने के लिए कहा है। लेकिन चूंकि जैसे आपके बातचीत से लग रहा है, आपके प्रश्न से लग रहा है कि आप अपने स्वास्थ्य के लिए बहुत सजग हैं, और निश्चित रूप से इस प्रकार की हमारी जब दिनचर्या रहती है, जब हम जॉगिंग करते हैं, वॉकिंग करते हैं, वर्कआउट करते हैं, वह भी कहीं ना कहीं हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मददगार होता है। तो आप कोशिश करिए कि अपने आसपास ही अगर आप इस प्रकार के वर्कआउट का उपाय ढूंढ सकें तो वो ज़्यादा अच्छा है, जिससे आप लॉकडाउन का पालन भी कर सकते हैं, कोरोना संक्रमण के खतरे से भी बच सकते हैं, और अपने शरीर को उनको अच्छा व्यायाम देकर अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मददगार भी साबित हो सकते हैं। बिल्कुल, अपने छत पर ये चीज़ें कर सकते हैं, छोटा मोटा जो वर्कआउट है। अभी फिलहाल हम थोड़े से ब्रेक के लिए रुकते हैं, और ब्रेक के बाद जो विशेषज्ञ हैं हमारे साथ, उनसे बातें कंटिन्यू रहेंगी। अरे ओ साहबा, कोरोना वायरस से बचने के कितने उपाय रे? सरदार 3। अरे साहबा डरो मत रे, बोलो बोलो। सरदार, पहला है लोगों से दूरी बनाए रखना, बार बार साबुन से हाथ धोना या सैनिटाइज करना, और सबसे जरूरी है घर पे रहना। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें स्टेट हेल्पलाइन या 24 घंटे वाली नेशनल हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 1075। लापरवाही से बाहर मत फिरो, शेर हो या हीरो हो, सवाल खतरों से खेलने का नहीं, जिंदगी का है, या तो खुद का या अपनों का। कोरोना के आगे बलवान भी नहीं टिक पाएगा, पर बचने के उपाय है समझदारी से घर में रहना, बार बार हाथ साबुन से धोना या सैनिटाइज करना। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ब्रेक के बाद, और हम कोरोना से संबंधित यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। मेरे साथ है पंचकर्म विशेषज्ञ डॉक्टर हरेंद्र जी और डॉक्टर शिरीष जी, जो कि हैं वनौषधि विशेषज्ञ। हमारे साथ अभी फिर से एक कॉलर जुड़ चुके हैं, उसके बाद इनसे बातें कंटिन्यू करेंगे। हेलो, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं आप? जी मैं पुष्पा हरवाल। जी पुष्पा जी, कहाँ से बात कर रही हैं? बुधनी तहसील, सीहोर जिला। जी 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 बिल्कुल, क्या जानना चाहेंगी? स्वागत है आपका। कोरोना के ऊपर। जी, कोरोना के ऊपर क्या जानना चाहेंगे आप? जी मतलब उससे बचने के लिए क्या करना चाहिए? बेसिकली बचाव के लिए क्या करना चाहिए, ये जानना चाहती हैं ये। बचाव के लिए पुष्पा जी बहुत सारी बातें, अगर प्रोग्राम आप शुरू से देख रही होंगी तो आपने सुना होगा और देखा होगा। फिर भी आपने चूंकि प्रश्न किया है, फ़ोन लगाया है इतने शिद्दत के साथ, तो फिर से एक बार बताना चाहूँगा मैं कि सबसे पहली बात तो आपको जब तक ज़रूरत नहीं है आप घर से न निकलें। बार बार साबुन से हाथों को धोते रहें। जो 20 सेकंड तक साबुन से हाथ धोने के उपाय बताए गए हैं सरकारों के द्वारा, बार बार उसको प्रचारित और प्रसारित किया जा रहा है, उसका पालन करिए और अपने हाथों को साबुन से धोएं। सैनिटाइज़र का उपयोग करें। सैनिटाइज़र बहुत धड़ल्ले से मार्केट में उपलब्ध है, लेकिन उसमें पुष्पा जी एक चीज़ का जरूर ध्यान रखिएगा कि जो जिस सैनिटाइजर्स में 66%, 66% से 70% से अधिक अल्कोहल की मात्रा है, वही सैनिटाइज़र सही मायने में कोरोना संक्रमण से या किसी प्रकार के संक्रमण से आपको बचाता है। तो आप बहुत ध्यान रखें अपना कि जब कभी भी आपको आँख, नाक और मुंह को छूने की आवश्यकता पड़ रही है तो या तो आप अच्छे तरीके से साबुन से हाथ धोएं या सैनिटाइज़र का प्रयोग करें। बाहर जाने से बचें, और अगर बाहर जाने की आवश्यकता हो रही है तो चेहरे पर मास्क लगा कर जाएँ। कोशिश करिए कि अपने घर के भी जो कॉमनली जिन चीज़ों को छूते हैं, दरवाजे के हैंडल छूते हैं, दरवाजे को लॉक करने के चीज़ों को छूते हैं, टीवी के रिमोट को छूते हैं, एयर कंडीशन के रिमोट को छूते हैं। हालांकि अभी तो सलाह ये दी जाती है कि एयर कंडीशन के प्रयोग से, एयर कूलर के प्रयोग से बचें, लेकिन अगर आप उसका उपयोग कर रहे हैं तो इनके जो रिमोट्स हैं उनको भी हम सैनिटाइज़ करें। घर में जो टेबल रखे हुए हैं, कुल मिलाकर घर में हमेशा एक साफ़ सफाई का एक वातावरण रखें। कपड़ों को तेज़ धूप में सुखाएं। कमरों के अंदर भी सूरज की धूप को, रोशनी को आने दें और लगातार गर्म पानी का सेवन करें। अच्छी नींद लें।
अच्छा भोजन करें, पौष्टिक भोजन करें, बहुत अधिक ठंडे पदार्थों को खाने से भी बचें। यही उपाय है अभी आपको फिलहाल कोरोना के संक्रमण से आपको बचाए रखने में सहायक रहेगा। जी जी बिल्कुल। डॉक्टर शिरीष सर से मैं जानना चाहूँगी कि सर ऐसी कौन कौन सी जड़ी बूटियाँ हैं जिनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं? जड़ी बूटियों में जैसा मैंने बताया कि सबसे पहले तो कुछ अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स जिनमें आंवला, गिलोय, तुलसी, एलोवेरा महत्वपूर्ण है। जी। सुबह सुबह 2-4 ताज़ी नीम की पत्तियों का सेवन, ये भी बहुत उपयोगी हो सकता है। जी। इसके अलावा कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जिनको हम मसालों के रूप में पहचानते हैं, जैसे जीरा, हल्दी, दालचीनी, तेज़पत्ता, काली मिर्च, लौंग। इनको भी किसी न किसी रूप में, चाहे सीधे रूप में या उसको काढ़े या उसमें क्वाथ के रूप में भी हम उपयोग में ला सकते हैं। जी बिल्कुल। तो घर में उपलब्ध चीज़ों से भी हम बचाव कर सकते हैं। सर हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं अभी। और हेलो, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं आप? जी हेलो, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं सिवनी से टीकाराम चनौतिया। जी कहाँ से बात कर रहे हैं? सिवनी डिस्ट्रिक्ट से। सिवनी से जी, टीकाराम जी बात कर रहे हैं। क्या जानना चाहेंगे आप? स्वागत है आपका। मैं ये पूछ रहा था मैम कि जो सब्जियां आती हैं और समाचार पत्र भी पढ़ते हैं जी, क्या इनसे भी कोरोना हो सकता है? जी बहुत ही बढ़िया सवाल है कि सब्जियां चारों तरफ से घूम के आ रही, समाचार पत्र आ रहे हैं, तो इनसे कितना खतरा है हमें? समाचार पत्रों का जहाँ तक बात है, समाचार पत्रों का जिस प्रकार से उनका प्रिंटिंग, उनका छपाई और उनका वितरण होता है, उसमें सैनिटाइज करके उपयोग किया जा रहा है। हाँ, ये जरूर चीज़ है कि हॉकर्स को भी चाहिए कि वो बराबर ग्लव्स पहनकर, दस्ताने पहनकर अपने आप को सैनिटाइज करके अखबारों का वितरण करें। लेकिन अगर फिर भी इसमें किसी प्रकार का खतरा हम महसूस करते हैं तो अभी सूचना क्रांति का ये समय है। इस समय तो आपके पास मोबाइल है या कंप्यूटर है, लैपटॉप है, उसमें आप ई पेपर पढ़ सकते हैं। अगर आपको अच्छी सुरक्षा की भावना है और इसमें अच्छी बात है ये, तो हम ई पेपर का प्रयोग कर सकते हैं, वो ज़्यादा हमारे लिए सुरक्षित रहेगा। दूसरी आपने एक दूसरा प्रश्न आपने किया कि फल सब्जी जो हम लेकर आते हैं वह संक्रमित हो सकता है, तो निश्चित रूप से उसकी एक संभावना रहती है। तो मेरा तो आपको ये सलाह है कि हरी फल फूल सब्जियां तो हमको लेकर आना पड़ेगा। जहाँ तक आप हो सके कोशिश करिए कि जब फल को लेकर आते हैं, सब्जियों को लेकर आते हैं, तो सीधे उसको घर के अंदर ले जाने से पहले अपने घर के आउटसाइड में, बाहर में, आंगन में, वरांडे में एक हल्का कुनकुना गर्म पानी रखें, उसमें सेंधा नमक या बेकिंग सोडा डाल दें और सारे अपने जो भी फल सब्जी रखे हुए हैं, लेकर आए हुए हैं बाज़ार से, उसको उसमें लगभग आधा घंटे तक डुबा दें। उसके बाद उन फलों को, सब्जियों को बेकिंग सोडा और नमक के पानी, गर्म पानी से साफ होने के बाद आधे घंटे बाद उसको निकाल कर बिल्कुल घर के बाहर ये चीज़ हम हमेशा रेडी रख सकते हैं कि सेंधा नमक और पानी उससे ही वॉश करके हम लेकर आएँ। हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुके हैं। हेलो, कौन बात कर रहे हैं आप? जी हेलो, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? हेलो, मैं मुनीता साहू बोल रही हूँ दंतेवाड़ा से। जी दंतेवाड़ा से मुनीता जी, स्वागत है आपका। क्या जानना चाहेंगे आप? सर नमस्ते आप दोनों को। मैं से ये जानना चाहती हूँ कि हम आयुर्वेदिक तरीके से सैनिटाइजर कैसे बना सकते हैं, क्योंकि सैनिटाइजर आजकल दुकानों में बहुत महंगे तरीके से मिल रहे हैं। तो मैं बस जानना चाहती हूँ कि हम घर पे सैनिटाइजर कैसे बना सकते हैं आसान तरीके से। ये काफी इंटरेस्टिंग सवाल उन्होंने पूछा है कि घरेलू सैनिटाइजर तो अल्कोहल बेस्ड ही होता है। तो आप जो सैनिटाइजर मार्केट में खरीद रहे हैं उसके लिए आप एक इसका अल्कोहल मार्केट में मिलता है, बाजार में मिलता है, उसमें ग्लिसरीन मिला दें और कुछ उसमें मात्रा पानी के मिला दें। लगभग 10% के आसपास की मात्रा उसमें पानी के और 10% 20% की मात्रा ग्लिसरीन के मिलाकर अल्कोहल को अच्छे से शेक कर दे तो एक हैंड सैनिटाइज़र बन जाता है। फिर भी मैं आपको सलाह दूंगा, घरेलू अगर उपयोग करना है तो आप ज़्यादा भरोसा करें अपने डिटर्जेंट का, साबुन का प्रयोग करें। बार बार हाथ को साबुन से धोएं और इस समय लगातार साबुन से हाथ धोने से थोड़ी सी खुश्की या सूखापन की शिकायत हो सकती है, तो उसके लिए आप किसी प्रकार का मॉइस्चराइज़र का प्रयोग कर सकते हैं।
बिल्कुल, तो हमें घर पर ही ध्यान रखना काफ़ी ज़रूरी है और हाथ बार बार धोते रहें। तो आई थिंक सैनिटाइज़र हम बाहर जाते हैं तो ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है इसकी। तो आज के जो शो में हमारे साथ 2 विशेषज्ञ थे, डॉक्टर हरींद्र मोहन शुक्ला जी जो कि पंचकर्म विशेषज्ञ हैं और शिरीष चंद्र अग्रवाल जी जो कि वनौषधि विशेषज्ञ हैं। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद, आज आप हमसे जुड़े और हमारे दर्शकों को कोरोना से रिलेटेड इतनी उपयोगी जानकारी दी। हम फिर से आएंगे हेलो डॉक्टर में और फिर से कोई ना कोई विशेषज्ञ होगा हमारे साथ जो कि आपकी स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं का समाधान बताएंगे। धन्यवाद, अपना ध्यान रखिएगा और घर पर रहिएगा।